हेलो स्टूडेंट। मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि विज्ञान के बारे में, जिसमें अपन ने शुरू किया था एक नया वीडियो, एक नया लेसन जिसका नाम है मौसम एवं जलवायु। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये अध्याय, सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं, ये आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जॉब के जो एग्जाम होते हैं, जो अपन को क्लियर करना बहुत ही जरूरी होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं से इनमें से सवाल बनते हैं। तो आपको सिर्फ एक क्लास को लेकर इसकी तैयारी नहीं करनी है। किसी भी टॉपिक को आप पढ़े तो उस एक क्लास को लेकर ना पढ़े कि हमको सिर्फ एक क्लास ही तो पास करनी है। क्लास पास नहीं करनी है, हमें अपनी लाइफ में जो आने वाली बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम हैं उनको पार करना है। तो टारगेट अपना वहां तक का रखिए, क्योंकि अभी से अगर अपन शुरुआत करेंगे तो वहां तक पहुंचने में, जब वहां पहुंचेंगे वो बाधा हमारे सामने आएगी, वो प्रतिरोध हमारे सामने आएगा, तब अपन आराम से उसको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक चीज है। और सभी कहते हैं, हम भी जानते हैं, हमने छोटे क्लासों में पढ़ाई है कि जिनकी नींव मजबूत होती है वो इमारत बहुत लंबी चलती है। तो ये हमारी नींव है उस कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप ये मान के चले कि हमें वो कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो ठीक है, कंटिन्यू आप जो भी बने रहे हमारे साथ और ये क्लास को कंटिन्यू पढ़ते रहे, नोट्स बनाए अपने अच्छे से संभाल के रखे और आने वाले समय में काम में आएंगे। तो शुरू करते हैं। अपन ने ये हमारे इस अध्याय का तीसरा पार्ट है। पिछले दो अध्याय में, कल के क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो मौसम और जलवायु के जो विभिन्न तत्व होते हैं उनका किस पर, फसलों पर, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें अपन ने कल एक प्रभाव, एक जो तत्व था सौर विकिरण या सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको शुरू किया था और उसको पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट भी किया था, ठीक है। कि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है पृथ्वी पर, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत एकमात्र और जो जरूरी भी, ठीक। अगर वो ना हो तो क्या होगा? अब सूर्य के प्रकाश पर क्या निर्भर करता है? हमारे पौधे का प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब पौधे का प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? उनमें कार्बनिक यौगिक इकट्ठे होते हैं, ठीक है, बनते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। उन पौधों को फिर शाकाहारी ग्रहण करते हैं, शाकाहारियों को मांसाहारी ग्रहण करते हैं, ठीक है, मांसाहारियों को अपघटक ग्रहण करते हैं, अपघटक फिर तोड़कर वापस जमीन में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये चक्र चलता रहता है। लेकिन इस चक्र की शुरुआत कहाँ से होती है? उपभोक्ता पौधों से। और पौधे की खुद किस पर निर्भर है? अपने भोजन के लिए उस सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। तो अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो वो श्रृंखला ही शुरू नहीं होगी, वो चक्र ही शुरू नहीं होगा। तो सूर्य का प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी क्लास में, कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि सूर्य के प्रकाश में सूर्य की प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता, ठीक है, प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता और प्रकाश की अवधि, अवधि के आधार पर अपन ने 4 प्रकार के पौधे पढ़े थे। लघु अवधि वाले पौधे, ठीक है, दीर्घ अवधि वाले पौधे, ठीक है, लघु अवधि, दीर्घ अवधि वाले पौधे, ठीक है। लघु अवधि वाले जिनको 14 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, दीर्घ अवधि वाले जिनको 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, दिन के 14 घंटे से। और मध्य अवधि वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनको 12 से 14 घंटे के बीच प्रकाश की आवश्यकता होती है पुष्पन क्रिया के लिए, ठीक है, उनकी वृद्धि और पुष्पन क्रिया के लिए, पुष्प खिलने के लिए, पुष्प लगने के लिए, ठीक। अब पुष्पन क्रिया के लिए क्यों आवश्यक है? अगर आप ये सोच रहे हो थोड़ी सी बात कि पुष्पन एकता क्या जरूरी, तो मैं आपको बता दूं कि पुष्पन अर्थात फूल लगना, पुष्प लगना, जब पुष्प लगेंगे तो परागण क्रिया होगी, परागण क्रिया होगी तो अंडाशय के अंदर बीजांड में बीज बनेंगे और अंडाशय से फल बनेंगे, और जब बीज बनेंगे तभी तो नए पौधे उगेंगे, तभी तो नए पौधे उगाए जा सकेंगे। तो सिर्फ पुष्पन, एक पुष्पन छोटा सा नाम नहीं है, पुष्पन पर आधारित बहुत बड़ी प्रक्रियाएं हैं पीछे, जो हमारे लिए आर्थिक रूप से भोजन के रूप में खाई जाने वाली चीजें हमें उनसे प्राप्त होती हैं, ठीक है। फिर मध्य अवधि वाले पौधे हो गए 12 से 14 घंटे वाले, और एक दिवस निष्प्रभावी पौधे होते हैं। लास्ट में अपन ने दिवस निष्प्रभावी पौधे ही पढ़े थे। कपास, सूरजमुखी, टमाटर, मटर आदि जो पौधे दिवस निष्प्रभावी होते हैं, जिन पर
सूर्य के प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये पहला अपना जो सौर विकिरण वायुमंडल और मौसम और जलवायु का जो तत्व था और उसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं वायुमंडलीय ताप। जो तापमान होता है उसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान का प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक जो पौधे सजीव होता है वो क्या होता है, तापमान के प्रति संवेदी होता है। वो तापमान से उनका शरीर, उनका जो बॉडी होती है प्रभावित होती, ठीक है। हम भी देख ले, अपने आप में ही देख ले, हम खुद ही देख ले, अगर बाहर बहुत ही ज्यादा सर्दी हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सर्दी हो तो हमारा शरीर उससे प्रभावित होता है और संवेदना ग्रहण करके, वो सर्दी की संवेदना ग्रहण करके हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं और कुछ जैकेट, शॉल, जो भी अपन को सर्दी से बचाने वाली चीजें वो पहन लेते हैं। ज्यादा गर्मी हो तो अपन फैन ऐसे चालू कर लेते हैं, ठीक है। बारिश हो तो अपन बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं, किसी ने कहीं अपन खुले में जा रहे हैं और बारिश हो जाए तो उसमें बचने के लिए अपन क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम कहीं किसी स्थान पर चले जाते हैं जहां बारिश से बच सके, छाता खोल लेते हैं। तो हम उसी तरह पौधों पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है, गर्मी, ठीक है। अब गर्मी हो ज्यादा तो पौधे जल सकते हैं और ज्यादा सर्दी हो, तापमान बहुत ही कम हो तो भी नुकसान है। तो प्रत्येक सजीव पर और पौधे पर भी क्या होता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, दूसरा जो हमारा प्रभावित करने वाला जो तत्व है वायुमंडल और मौसम और जलवायु का, वो है हमारा वायुमंडलीय तापमान। वायुमंडलीय तापमान देखिए क्या होता है किसी पदार्थ की, अब वायुमंडलीय तापमान क्या होता है, पहले तो किसी पदार्थ की गर्मी और शीतलता का जो माप होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, ठीक है। वो जो इसकी किसी पदार्थ की जो गर्मी और शीतलता का जो हमें अनुभव कराता है वो उसका तापमान कहलाता है। तो देखिए, किसी पदार्थ की गर्मी और शीतलता, किसी पदार्थ की गर्मी और शीतलता जो हल्की आणविक गतिविधि के विस्तार द्वारा निर्धारित होती है। हल्की आणविक गतिविधि द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात हम जानते हैं कि गर्म वस्तु से जो गतिविधि द्वारा, स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा ठंडी वस्तु में जाती है, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये किसके द्वारा, हल्की आणविक गति होती है, उसके द्वारा ये निर्धारित होती है और एक तापमापी द्वारा मापी जाती है। और इसे अपन माप सकते हैं एक तापमापी द्वारा, एक गर्म वस्तु और एक ठंडी वस्तु। मान लो एक गर्म पानी लिया और एक ठंडा पानी लिया, उसका तापमान कितना होता है, कैसे माप सकते हैं अपन। अब गर्म है ठंडी है तो हमें पता है, लेकिन कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है ये कैसे मापेंगे, ये मापने के लिए तापमापी होता है, ठीक है। और एक तापमापी द्वारा निर्धारित होती है और एक तापमापी द्वारा मापी जाती है, तापमापी द्वारा मापी जाती है, तापमान कहलाती है। ये क्या कहलाती है, तापमान कहलाती है, तापमान कहलाती है। आगे देखिए,
तापमान कहलाती हैं। अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, वायु जब गर्म होती है ना वो हल्की हो जाती है। ठीक है, वायु जब गर्म होती है तो हल्की हो जाती है। अब जब हल्की वस्तु क्या होती है, हल्की वस्तु जमीन पर रहती है या उड़ती है ऊपर की तरफ जाती है, तो गर्म वायु वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी वायु से संपर्क में आती है। और हम जानते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरफ होता है, गर्म से ठंडी या शीतल वस्तु की तरफ हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो गर्म वायु जब ऊपर जाएगी और ठंडी वायु के संपर्क में आएगी तो वो अपनी ऊष्मा किसको देगी, गर्म वायु को। तो इस प्रकार से लगातार सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है उसे पृथ्वी के नीचे वाली सतह की जो वायु होती है, ठीक है, वायुमंडल की नीचे वाली सतह की जो वायु होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी वायु को भी क्या करती है, गर्म करती है, जिससे वायुमंडल का ताप क्या होता है, लगातार बढ़ता है। तो वायु क्या करती है, गर्म होकर वायु गर्म होकर वायु गर्म होकर वायु गर्म होकर हल्की होने से ऊपर की तरफ उठती है तथा ऊपरी ठंडी वायु को ऊष्मा देकर क्या करती हैं, देकर उसे भी गर्म करती हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिससे क्या होता है, वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ता जाता है। देखिए अब दिन का जो सबसे अधिकतम तापमान होता है वो कब होता है, दिन का सबसे अधिकतम तापमान होता है 2 बजे के आसपास। पूरे दिन में जो सबसे अधिकतम तापमान होता है किसी भी जगह का वो कब होता है, ठीक है, 2 बजे, ठीक है। और सबसे कम तापमान कौन सा होता है, कब होता है, दिन में सूर्योदय से ठीक पहले। और सौर विकिरण अधिकतम कब पड़ती है, सूर्य की किरणें अपनी चरम सीमा पर कब होती है, 12 बजे के आसपास, जब सूर्य एकदम सीधा हम पर पड़ रहा होता है तब क्या होता है, सौर विकिरण अधिकतम होती है। तो देखिए दिन का अधिकतम तापमान कब होता है, दिन का अधिकतम तापमान 2 बजे, ठीक है। दिन का न्यूनतम तापमान वो होता है सूर्योदय से ठीक पहले, सूर्योदय से ठीक पहले। और सौर विकिरण अधिकतम कब होती है, 12 बजे के, अब कौन सी 12 है, सॉरी, दोपहर की 12 बजे के आसपास कब होती है, सौर विकिरण सबसे तेज दोपहर की 12 बजे के आसपास क्या होती है, सौर विकिरण सबसे तेज होती है। अब तापमान का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो तापमान बढ़ रहा है उसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए
तापमान का कृषि पर प्रभाव। स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप इसका। देखिए, तापमान का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो ताप होता है उसका कृषि पर क्या प्रभाव होता है। तापमान का कृषि पर प्रभाव। एक ताप होता है इष्टतम ताप। इष्टतम ताप क्या होता है, न्यूनतम ताप और अधिकतम ताप के बीच का ताप जिस पर पौधे की वृद्धि क्या होती है, सर्वाधिक होती है। जिसमें पौधे की वृद्धि क्या होती है, सबसे अधिक होती है, उसे इष्टतम ताप कहते हैं। तो सबसे पहले नोट बना के लिखना आप इसको। दिन का अधिकतम ताप तथा न्यूनतम ताप के मध्य का ताप जिस पर पौधे की वृद्धि सर्वाधिक होती है, अर्थात जो पौधे के लिए सर्वाधिक अनुकूल ताप होता है, सर्वाधिक होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन इष्टतम ताप कहते हैं, उसे अपन इष्टतम ताप कहते हैं। अब शीतकालीन में ये जो इष्टतम ताप कितना होता है, वो शीतकालीन में होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। शीतकालीन या सर्दी में, जब सर्दी हो तब पौधे के लिए सर्दी में इष्टतम ताप, जब सर्दी पड़ रही हो तब पौधे के लिए इष्टतम ताप कौन सा है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान इसके बीच हो सर्दियों में, तो वो पौधे की वृद्धि करवाने के लिए सर्वाधिक अनुकूल तापमान होता है। और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए क्या होता है, 30 से 38 के बीच। ग्रीष्मकालीन या गर्मी में अपन कह सकते हैं, गर्मी में इष्टतम ताप क्या होता है, 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है, ठीक है। अब न्यूनतम तापमान न्यूनतम तापमान व अधिकतम तापमान ताप बिंदुओं को प्रधान या आधारभूत वृद्धि बिंदु कहते हैं। जो न्यूनतम तापमान होता है और जो अधिकतम तापमान होता है, इन बिंदुओं को, इन ताप बिंदुओं को हम आधारभूत वृद्धि बिंदु कहते हैं या प्रधान वृद्धि बिंदु कहते हैं। किसके लिए, पौधे के लिए। न्यूनतम ताप, न्यूनतम व अधिकतम ताप बिंदु को, न्यूनतम व अधिकतम ताप बिंदु को, न्यूनतम व
अधिकतम ताप बिंदु को प्रधान या आधारभूत वृद्धि बिंदु कहते हैं। आधारभूत वृद्धि बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब तापमान निम्न प्रकार से पौधे की वृद्धि पर प्रभावित करता है। अब तापमान किस प्रकार से पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है, तो देखिए तापमान निम्न प्रकार से पौधे की वृद्धि प्रभावित करता है। देखिए पहले है जैविक क्रिया। अब जैविक क्रिया पर जो पौधे की जैविक क्रियाएं होती है, पाचन उपापचय आदि क्रिया, ठीक है, जैविक क्रियाओं पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान में अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाए, तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाने पर जैविक क्रियाओं की जो गति होती है वो दुगनी हो जाती है, डबल गति से होने लगती है। यानी तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से पौधों के अंदर की जो जैविक क्रियाओं की वृद्धि होती है वो दोगुनी या दोगुनी से भी अधिक हो जाती है, जिसे अपन तापमान गुणांक कहते हैं। इसे अपन तापमान गुणांक कहते हैं। तो देखिए तापमान में प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने से जैविक क्रियाओं की गति दोगुनी या अधिक हो जाती है। इसे तापमान गुणांक Q10 कहते हैं। Q10 कहते हैं। Q10 कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए एक सीमा बाद ताप बढ़ने पर, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाद ताप बढ़े तो ठीक है, जैविक क्रियाएं डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, इससे भी अधिक गति से होने लगती है। लेकिन एक सीमा के बाद अगर ताप और बढ़ता जाए तो उल्टी जैविक क्रिया घटने लगती है। ठीक है। अब पादप का ताप है, ठीक है, बढ़ रहा है, ताप धीरे से थोड़ा सा बढ़ा 10 डिग्री, ठीक है, फिर क्या होगा, पौधे की जैविक क्रियाएं बढ़ेगी, गति बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा है, उस पौधे की भी तो एक सीमा है ताप ग्रहण करने की। उस सीमा से अधिक अगर तापमान हो जाएगा तो क्या होगा, उस सीमा से अधिक तापमान होने पर पौधे की जो गति है कम होने लगेगी, अर्थात वो क्रियाएं बंद होने लगेगी, धीरे धीरे गति कम होगी, फिर बंद हो जाएगा और पौधा मृत हो जाएगा। तो एक सीमा के बाद ताप बढ़ने पर क्या हो जाता है, एक सीमा के बाद ताप बढ़ने पर जैविक क्रियाओं की गति कम होने लगती है, कम होने लगती है। एक जैविक क्रियाओं की गति क्या होती है, धीरे धीरे बाद में कम होने लगती है। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले आप इसका।
आगे है O2 और CO2 का जो उद्ग्रहण। अब पौधे क्या ग्रहण करते हैं? CO2 और O2। अब आप CO2 ग्रहण करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, ठीक है। और ऑक्सीजन भी ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक। आप लोगों को अब तक पता है कि पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? पौधे हमारी तरह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ठीक है। अब जब क्या होगा, पहले छोटी क्लासों में ये हमने पढ़ा होगा या हमने किसी से सुना भी होगा कि पौधे श्वसन क्रिया में मानव से उल्टी गैस करते हैं। अर्थात मानव अगर श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ले रहा है तो वो CO2 लेते हैं, क्योंकि मानव CO2 को छोड़ता है, पौधे उसको ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नहीं, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो अपन मनुष्य क्या करते हैं? O2 को ग्रहण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? प्रकाश पर आधारित है। तब जाकर क्या होता है कि प्रकाश जब दिन में होता है तब CO2 ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, और श्वसन क्रिया में वो पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। अब रात के समय क्या होता है? रात के समय प्रकाश नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तो पौधा जो ऑक्सीजन अपनी श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन ग्रहण करके CO2 छोड़ रहा है वो पौधे के नीचे जमा होती रहती है, और वो CO2 वापस प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण क्या होता है? पौधे द्वारा ग्रहण नहीं की जाती है। तो रात के समय क्या होता है कि पौधे की जो नीचे की सतह होती है उस पर क्या होती है? CO2 की अधिकता होने लगती है, और CO2 हम जानते हैं मनुष्य के लिए एक जहरीली गैस है। इसीलिए बोला जाता है कि रात को घने वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को जो पौधे होते हैं वो श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो पौधे की निचली सतह पर जो भी, जमीन के आसपास की सतह पर जो भी ऑक्सीजन होती है उसको तो वो खुद ग्रहण कर लेता है और क्या करता है? छोड़ता है, CO2 को छोड़ता है। जिससे अगर कोई व्यक्ति वहां नीचे सोएगा तो क्या होगा? पौधे के नीचे सोता है तो क्या होता है कि वहां पर धीरे धीरे मनुष्य भी ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर रहा है, पौधा भी ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर रहा है, तो जो ऑक्सीजन गैस की जो O2 की घनत्व है, जो मात्रा है, वो धीरे धीरे पौधे के नीचे से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने से मनुष्य की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। इसलिए घने वृक्षों के नीचे सोने से मना किया जाता है। अपना है दूसरा, ताप का अब CO2 उद्ग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, ताप का CO2 उद्ग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरी चीज है हमारे CO2 उद्ग्रहण। CO2 उद्ग्रहण पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, CO2 उद्ग्रहण पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात CO2 के ग्रहण पर निश्चित सीमा तक ताप बढ़ने पर CO2 उद्ग्रहण का मान बढ़ता है, ठीक है। बस वही चीज है, CO2 उद्ग्रहण बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर CO2 उद्ग्रहण धीरे धीरे घटता जाता है। अब क्यों घटता है? क्योंकि अधिक ताप बढ़ने पर पर्णरंध्रों और पर्ण मध्योतक के प्रतिरोध के कारण, अब पर्णरंध्रों और अधिक ताप क्या होता है? पर्णरंध्रों को बंद कर देता है, क्योंकि पौधे की जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है उसको रोकने के लिए रंध्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक निश्चित सीमा तक ताप बढ़ने पर, एक निश्चित सीमा तक ताप बढ़ने पर CO2 उद्ग्रहण बढ़ता है, अधिक तापमान पर रंध्रों एवं पर्ण मध्योतकों के रंध्रों एवं पर्ण मध्योतकों के प्रतिरोध के कारण, क्योंकि ये प्रतिरोध करने लगते हैं CO2 ग्रहण करने का,
बाधा मना करने लगते हैं, ठीक है, अड़चन उत्पन्न करने लगते हैं। प्रतिरोध के कारण CO2 उद्ग्रहण क्या होता है, घटता है। CO2 उद्ग्रहण बाद में घटता जाता है। तो ये तो था हमारे CO2 उद्ग्रहण पे क्रियाएं। तीसरा है किण्वक क्रिया अर्थात अपघटन क्रिया। तीसरी हमारी है किण्वक क्रियाएं। किण्वक क्रियाओं पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों का जो अपघटन होता है, किण्वन में क्या होता है, जो कार्बन से बने हुए यौगिक होते हैं उनका अपघटन, उनको तोड़ा जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण किण्वों की सक्रियता तापमान के साथ क्या करती है, लगातार बढ़ती है। ये किण्वकों की जो सक्रियता होती है, किण्वक कौन होते हैं, जो सूक्ष्म जीवन होते हैं, जो उन कार्बनिक यौगिकों को अपघटन या तोड़ने का कार्य करते हैं। वो तापमान के साथ उनकी जो क्रियाशीलता होती है, उनकी काम करने की जो शक्ति होती है, तोड़ने की शक्ति होती है, वो लगातार बढ़ती रहती है। ताप बढ़ने कार्बनिक यौगिकों के अपघटन करने वाले अपघटकों या किण्वकों की क्रियाशीलता तापमान के साथ लगातार बढ़ती जाती है। एक निश्चित सीमा तक ताप हो, तब तक सबके लिए, सब क्रियाओं के लिए क्या हो, ये इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, लाभदायक है पौधे के लिए। लेकिन निश्चित सीमा से अधिक होने पर क्या हो जाता है, यह हमारे लिए, पौधों के लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की दर पर अब सॉरी तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, चौथा है प्रकाश संश्लेषण की दर। प्रकाश संश्लेषण की दर पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश संश्लेषण एक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने पर तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, ठीक है। माना जाता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने लगती है। अगर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे तब तो क्या होता है कि पौधे के प्रकाश 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, या इसके आसपास रहे तब तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। लेकिन जैसे ही 30 डिग्री के ऊपर जाने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर घटने लगती है। एक निश्चित सीमा तक ताप बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर अधिक तापमान पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर अपर्याप्त CO2 के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है। प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है,
घटती जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है, ठीक है। और तापमान बढ़ने के साथ इनके श्वसन दर भी बढ़ती है। अब तापमान बढ़ने के साथ श्वसन दर बढ़ती है तो दो चीजें होती हैं। एक तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी तो CO2 इकट्ठी होती रहेगी, CO2 क्या होगी, ज्यादा नहीं। दर घट जाएगी तो CO2 कम हो जाएगी, कम होगी, सॉरी, CO2 क्या हो जाएगी, कम उपयोग आएगी। और श्वसन दर बढ़ने से ऑक्सीजन ज्यादा उपयोग में होगी और CO2 ज्यादा छोड़ी जाएगी, ज्यादा छोड़ी जाएगी। तो अर्थात लगातार होगा क्या, CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो कम तापमान में क्या होता है, श्वसन की दर भी बढ़ जाती है। कम नहीं, सॉरी, तापमान बढ़ने से श्वसन की दर भी बढ़ती जाती है। क्या होती है, श्वसन की दर भी बढ़ती जाती है, जो एक हानिकारक है, जो पौधे के लिए हानिकारक है। फिर है वृद्धि तत्व, प्रकाश संश्लेषण संरचना का विकास। अगला जो हमारा सूर्य का प्रकाश, तापमान का प्रभाव पौधे पर, प्रकाश संश्लेषण संरचना का विकास क्या होता है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण संरचना का विकास। उच्च ताप में क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो संरचनात्मक इकाई क्या होती है, क्लोरोफिल, पर्णहरित, ठीक है। जब तापमान उचित होता है तो पौधों की पत्तियों के अंदर, पौधे के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है, पर्णहरित का निर्माण होता है। और कम तापमान में पर्णहरित क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, अर्थात टूटने लगता है, और जिससे पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती है। उचित ताप पर क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है कम ताप पर क्लोरोप्लास्ट के विघटन से पत्तियां पीली पड़ जाती है। क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। वृद्धि तत्वों पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए, वृद्धि तत्व कौन कौन से हैं, जैसे ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और उसी तरह एक एब्सिसिक अम्ल होता है, वो क्या करता है, पौधे की वृद्धि को कम करता है। तो वृद्धि तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसका, तापमान का। वृद्धि तत्वों, जो वृद्धि तत्वों पर किसका, अरिष्ट पौधे की किसका, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इष्टतम ताप पर ऑक्सीन जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन की सक्रियता, ये तीनों क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि करवाते हैं। सक्रियता
बढ़ती है, जबकि जबकि किसके जबकि एब्सिसिक अम्ल एब्सिसिक अम्ल की सक्रियता घटती है। एब्सिसिक अम्ल की सक्रियता क्या होती है? घटती है। एब्सिसिक अम्ल की सक्रियता घटती है। फिर जिब्रेलिक अम्ल के प्रयोग, जिब्रेलिक अम्ल का जो प्रयोग होता है वो अधिक तापमान में बाधाकारी प्रभाव दूर होकर वृद्धि बढ़ती है। अब जिब्रेलिक अम्ल क्या होता है? अधिक तापमान होने पर जो जिब्रेलिक अम्ल का जो तापमान अगर बढ़े, तो अब हम जानते हैं कि तापमान 10 डिग्री बढ़ता है तो जैविक क्रिया की गति दोगुनी हो जाती है, पहली चीज पड़ी। तो तापमान जब बढ़ता है तो जिब्रेलिक अम्ल जो बाधा या प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसको ये तापमान क्या कर देता है? दूर कर देता है। तो ये जो जिब्रेलिक अम्ल होता है, देखिए ये पौधे की वृद्धि करवाने वाला तत्व है। तो जिब्रेलिक अम्ल के प्रयोग से, जिब्रेलिक अम्ल के प्रयोग से अधिक तापमान में, तापमान अगर अधिक हो और अपन जिब्रेलिक अम्ल का उपयोग कर रहे हैं तो अधिक तापमान में प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले बाधाकारी प्रभाव दूर हो जाते हैं। जो पौधे की वृद्धि में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिब्रेलिक अम्ल के प्रयोग से वो दूर हो जाते हैं। विकास पर प्रभाव, ताप का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास पर प्रभाव। अब तापमान का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान का विकास पर भी बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब हम जानते हैं जैविक क्रियाएं 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप बढ़ने पर क्या होती हैं? बढ़ती हैं। तो देखिए, कम ताप पर अंकुरण में अधिक समय लगता है। अब तापमान कम हो तो पौधों का, बीजों का जो अंकुरण होता है वो उसमें समय अधिक लगता है। कम ताप पर अंकुरण में समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। ठीक है। दूसरी चीज, खरीफ फसलों में अंकुरण हेतु 20 से, अब जो खरीफ की फसलें होती है उनमें अंकुरण के लिए 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उपयुक्त रहता है। जो खरीफ इंपॉर्टेंट है, पूछ ले एक छोटा सा सवाल कि खरीफ की फसलों के लिए अंकुरण का उचित तापमान क्या है? तो खरीफ की फसलों के लिए अंकुरण हेतु 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उचित है। 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होगा तो अंकुरण आसानी से हो जाएगा। गेहूं के कल्ले फूटने की अवस्था के लिए 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप आवश्यक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ ले। गेहूं के कल्ले फूटने की अवस्था के लिए, गेहूं के कल्ले फूटने की अवस्था के लिए 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उचित रहता है, उचित है। तापमान का कीट
एवं रोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। कीट एवं रोगों पर ताप का क्या प्रभाव होता है? अधिक तापमान पर और निम्न तापमान पर, अधिक और कम तापमान पर क्या होते हैं? कीटों की वृद्धि ज्यादा होती है, जिससे कई सारे रोग होते हैं। तापमान का प्रकोप, कीटों का प्रकोप, रोगों पर ताप का प्रभाव, ठीक, इससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो ये है हमारे आज की क्लास, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा? तापमान के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो वायुमंडलीय ताप होता है, उसकी फसलों की वृद्धि पर, फसलों की क्रियाओं पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, वो पढ़ा। आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में, जिसमें सापेक्ष और निरपेक्ष आर्द्रता, जिस पर सवाल बनते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष आर्द्रता के जो सूत्र है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इन पर गणित के सवाल भी बनते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा पूछे वाले साइंस में, जनरल साइंस में पूछी जाने वाली चीजें होती हैं कंपटीशन एग्जाम में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।